गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड के हमारे क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन के ऊपर। सीए इंटरमीडिएट के कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है, जिसमें हम बात करेंगे इन कॉर्पोरेशन से रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक हो सकते हैं, क्या कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आइए बात को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज का a public limited company has only 7 shareholders, all the shares being fully paid up। बहुत सिंपल सी बात हो गई कि पब्लिक कंपनी है, 7 शेयर होल्डर्स हैं और सारे के सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं। ऑल द शेयर ऑफ वन सच शेयर होल्डर आर सोल्ड बाय द कोर्ट इन एन ऑक्शन एंड परचेज बाय द अनदर शेयर होल्डर। यानी 7 शेयर होल्डर्स अगर टोटल हैं और उनमें से अगर किसी एक ने अपने सारे शेयर्स कोर्ट के ऑर्डर से किसी दूसरे शेयर होल्डर को सेल कर दिए, तो समझ जाइए कि अभी शेयर होल्डर हमारे पास बचे हैं ओनली 6। बराबर। द कंपनी कंटिन्यूज टू कैरी ऑन बिजनेस देयर आफ्टर, लेकिन कंपनी उसके बाद भी अपना बिजनेस चालू रखती है। डिस्कस द लायबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सीधा सीधा सा हमारा क्वेश्चन है, और बच्चे लोगों आप लोगों को अच्छे से ध्यान में है कि इसका कनेक्शन हो गया सेक्शन नंबर 3A से। जी हाँ, रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स का ये हमारा क्वेश्चन हो गया, जो सीधा सीधा सा आपको कहता है कि if any time the number of member of a company is reduced। अब कितना रिड्यूस हो जाए, पब्लिक कंपनी के केस में अगर 7 से कम चला गया और प्राइवेट कंपनी के केस में अगर 2 से कम चला गया, एंड कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, यानी कंपनी ने 6 महीने से ज्यादा अगर बिजनेस कंटिन्यू कर लिया व्हाइल द नंबर ऑफ मेंबर इज सो रिड्यूस, यानी या तो आप 6 मंथ के अंदर अपनी कंपनी के मेंबर्स को बढ़ा लेते, बराबर, आपने नहीं बढ़ाया और रिड्यूस मेंबर के साथ में 6 मंथ्स तक अगर आपने कंटिन्यू किया, एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द टाइम, यानी उस टाइम पे जो भी पर्सन कंपनी का मेंबर है, सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दो 6 मंथ। क्या लिखा हुआ है, दैट इज सो कैरीज, यानी 6 महीने बाद आपने बिजनेस को चालू रखा और उस टाइम जो भी पर्सन कंपनी का मेंबर है, और बच्चों आगे बोला है कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, यानी जिसको इस फैक्ट के बारे में पता भी है कि हाँ भाई मेंबर रिड्यूस हो रहे हैं, फिर भी हमारा काम चालू है, शैल बी सिवियरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द होल डेप्ट ऑफ द कंपनी। तो ऐसे में इन मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो पर्सनल हो जाएगी, बराबर, और कंपनी की लायबिलिटीज को पे करने के लिए ये सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम एंड मे बी सिवियरली sued therefore। तो यानी कि इस टाइम पे अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी कंपनी की क्रिएट हुई है, तो सारे मेंबर जो इस फैक्ट को जानते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। सीधा सा हमारा प्रोविजन है, सो द रिमेनिंग 6 मेंबर आर पर्सनली लायबल फॉर द डेप्ट ऑफ द कंपनी। तो जो भी मेंबर्स यहाँ पे उस में 6 मेंबर्स बच गए हैं वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का सीधा सीधा सा मीनिंग हो गया। तो मेरे ख्याल से सेक्शन नंबर 3 आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 6 मंथ में या तो मेंबरशिप नंबर बढ़ा दीजिए या फिर कंपनी का वाइंडिंग अप स्टार्ट करिए, अदरवाइज जो भी लायबिलिटीज अब क्रिएट होंगी, देखिए रिडक्शन से पहले की जो लायबिलिटीज थी उनके लिए कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल थी, बराबर, लेकिन अब जो भी लायबिलिटीज क्रिएट होंगी उसके लिए मेंबर पर्सनली लायबल होंगे, और वो भी सेपरेटली का मतलब किसी एक मेंबर पे भी पूरे अमाउंट के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि फिर वो मेंबर बाकी के मेंबर से शेयर रिकवर करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जॉइंट प्रोमिसर्स वाले पॉइंट को पढ़ते हो, बिल्कुल वैसा का वैसा सिस्टम यहाँ पे भी काम करेगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, हाँ नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक कर लीजिए क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसी तरह का हमारा एक क्वेश्चन और है, एवी लिमिटेड हैज ओनली 7 शेयर होल्डर अगेन हैविंग फुली पेड अप शेयर्स। ठीक है भाई, ओके। 30th April 2018 को all the shares of X a shareholder are sold to by another shareholder of company in an auction by the order of the court। यानी कि यहाँ पे जो 7 आपके शेयर होल्डर हैं उन्हीं में से एक शेयर होल्डर है X और दूसरा है Y, बराबर, और अगेन कोर्ट के ऑर्डर से X के सारे शेयर जो है वो Y को सेल हो गए। इसका मतलब अभी भी हमारे पास में शेयर होल्डर बच गए ओनली 6, से ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। हाँ, जेड एक अनदर शेयर होल्डर है कंपनी का, वो यूएसए में है, बिजनेस ट्रिप की वजह से वो भी जनवरी के अंदर ही, जनवरी से
and does not aware about the development, यानी पीछे कंपनी में क्या हुआ, कौन गया, किसके शेयर किसको बिक गए, उस बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। चलिए जी, द कंपनी कंटिन्यूज टू कैरी ऑन इज बिजनेस देयर आफ्टर, वही गलती जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हुई, कंपनी ने अपना बिजनेस चालू रखा है। दिसंबर 18 को द कंपनी बोरोड सम ऑफ रुपीज 10 लाख। अब बच्चों समझो 30 अप्रैल को अगर रिडक्शन हो गया है, बराबर, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, या तो मेंबरशिप नंबर बढ़ाइए, नहीं तो आपको शटडाउन करना चाहिए था। 6 महीने भी निकल चुके, दिसंबर में जाकर के यानी 6 महीने बाद कंपनी ने एक 10 लाख का लोन लिया बैंक से, और फाइनली बाद में कंपनी का वाउंड अप स्टार्ट हुआ। कंपनी का एसेट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, तो बैंक ने सूट फाइल किया वाई और जेड के अगेंस्ट में। देखिए एक्स तो वैसे भी जा चुका है, बराबर, तो 6 मेंबर्स बच रहे हैं आपके। अब 6 मेंबर में से बैंक किसी में भी केस कर सकता है, बिकॉज ऊपर आप पढ़ के आए हो ऊपर वाले आंसर में कि ये सेवरली यानी सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर केस कर सकते हैं, और वो जो पे करेंगे वो लोग जो मेंबर होंगे वो बाकी मेंबर से रिकवर कर लेंगे। सेम जॉइंट प्रोमिसर वाला कंसेप्ट, बराबर। तो बैंक ने क्या किया, 2 लोगों को पकड़ा, वाई और जेड, और इनके ऊपर सूट फाइल किया। अब आपको बताना है वाई और जेड का लायबिलिटी, यहाँ पे क्वेश्चन का एक पार्ट और भी है, लेकिन पहले इतने पार्ट का आंसर अगर हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई आप किस अमाउंट तक उनको लायबल कर पाओगे, क्या हमारा चक्कर सारा रहेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको अगेन सेक्शन नंबर 3A यहाँ पे पूरा का पूरा समझाया गया है, जो मेरे ख्याल से मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं। सेम जो ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने किया, सेम टू सेम है। In this question, Y is personally liable for the loan taken from the bank. अब देखो Y responsible है, सर Z क्यों नहीं है? बिकॉज आपने प्रोविजन पढ़ा था, ऐसा मेंबर जो 6 महीने बाद भी मेंबरशिप कंटिन्यू कर रहा है और कॉग्निजेंट है, मतलब जिसको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे Z जो है, सर अब आप दिमाग लगाओगे, सर क्या पता Z को बता दिया हो, सर उसको व्हाट्सएप कर दिया हो, सर उसको मेल कर दिया हो, सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दी हो। बेटा जब क्वेश्चन में क्लियर लिख दिया गया है कि Z was unaware, सर Z झूठ बोल रहा हो, बेटा यहाँ झूठ सच कुछ नहीं है ना, बराबर। क्वेश्चन में जब आपको दे दिया है कि ही इज अनअवेयर, इसका मतलब हर तरह से वो अनअवेयर है, आपको और ज्यादा दिमाग उस पर लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के अगेंस्ट में अपने को नहीं जाना होता है, बराबर। सीधा सीधा क्वेश्चन कहता है कि सर अनअवेयर है, मतलब अनअवेयर है तो Z पर हमारा केस फाइल नहीं होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अवेयर होता तो बट ऑब्वियस है इस पर भी सूट फाइल होता, मतलब हुआ वो बिल्कुल करेक्ट होता। अब क्वेश्चन का जो ऊपर वाला पार्ट था, मतलब एक और पार्ट जो क्वेश्चन का आपको देके रखा है, वुड योर आंसर बी द सेम इफ द सैड लोन वाज टेकन इन मंथ ऑफ मार्च 18। ये सारी घटनाएं दुर्घटनाएं जो हुई वो 30 अप्रैल को हुई जब ये एक्स गया, लेकिन अगर उसके जाने से पहले मार्च का ही ये लोन होता तो क्या करते? तो एकदम से किसी ने आंसर किया सर तो फिर एक्स भी लाइबल होता। क्यों सर? एक्स उस वक्त तक मेंबर था। तो जेड, सर जेड तो जनवरी में चला गया था ना, तो हम अब आंसर में लिखेंगे कि एक्स भी रिस्पॉन्सिबल होगा। याद रखिए 30 अप्रैल से पहले के जो भी लोन्स हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हैं, उन सब के लिए ओनली कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल, और कोई भी रिस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है बच्चों। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। ये देख लीजिए, इफ द सेड लोन वाज टेकन इन द मंथ ऑफ मार्च 18 द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू पे, क्योंकि पर्सनल लायबिलिटी अराइज सिर्फ तब होती है जब कंपनी ने 6 महीने बाद भी अपना बिजनेस चालू रखा है विद रिडक्शन ऑफ मेंबर। उससे पहले के लोन के लिए कहीं पर भी कोई मेंबर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए था, बराबर। तो बेसिक क्वेश्चंस तो अपने ही है, लेकिन 3A पे इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम के हिसाब से बहुत बढ़िया हो सकते हैं, आपको देखने चाहिए। चलिए जी, नाउ हमारी बात शुरू हो जाती है, सीधे सीधे एमसीक्यूज पे बात करना शुरू करेंगे। कुछ एमसीक्यूज यहां से अपन लोग ले सकते हैं जो एग्जाम के हिसाब से अच्छे हो सकते हैं। आइए जी, सबसे पहले इन्होंने बोल दिया प्रमोटर मीन्स ए पर्सन। अगर आप लोगों को याद हो तो सेक्शन 2 क्लॉज 69 में आप लोगों को देकर रखा है प्रमोटर का डेफिनेशन। तो पहले पॉइंट पे, ऐसा पर्सन जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर या एनुअल रिटर्न में हो, बिल्कुल सही। या फिर ऐसा पर्सन जो कंपनी के अफेयर्स पर कंट्रोल करता हो, या ऐसा पर्सन जिसकी एडवाइस या डायरेक्शन के हिसाब से कंपनी काम करती हो। इनमें से कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट हो गया, एनी ऑफ द अबव। ये हमारा सीधा सीधा क्लियर कट आंसर हो गया। तो फर्स्ट का आंसर तो मेरे ख्याल से सबको पता है, डी नंबर है, ठीक है।
अगर किसी कंपनी को अपने नाम के साथ में एक्सचेंज वर्ड को यूज करना है तो बट ऑब्वियस है आपको नो ऑब्जेक्शन वाला जो सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ेगा, किससे? सेबी से लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, आराम से आप लोग कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोगों को लेकर के आता हूं मैं। ये चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। हाँ जी, ऐसी कंपनियां जो आईएफएससी पब्लिक कंपनीज हैं, देखिए हर कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन आरओसी को करवाना होता है ताकि उस एड्रेस पर सारे कम्युनिकेशन आ सके, बराबर। तो आईएफएससी पब्लिक कंपनीज अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन जो है वो रजिस्ट्रार को कितने टाइम में करवाएंगी, इसका प्रोविजन बाकी कंपनियों से अलग है। और इसके लिए बच्चों आप लोगों को टाइमिंग देके रखा है 60 डेज का, 60 दिन का। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। Application by a registered proprietor of a trademark that name is identical with or too nearly resemble application by a registered, okay, कंपनी मतलब कोई रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है ट्रेडमार्क का, बराबर, उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन दी जाती है कि सर कंपनी ने जो अपना नाम लिखा है वो बहुत आइडेंटिकल या बहुत ज्यादा मैच करता है एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, बराबर, जो उस पर्टिकुलर पर्सन ने अवेल करके रखा है, लेके रखा है ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंदर। मेरे ख्याल से आप लोग सब जानते हैं कंपनी ऐसा कोई नाम नहीं रखेगी जो पहले से बनी कंपनी के नेम से सिमिलर हो, एज वेल एज ऐसा कोई ट्रेडमार्क भी आप नहीं रख सकते। तो ये बंदा कंप्लेन कर रहा है कि सर हमारा ट्रेडमार्क एक्ट में जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है कंपनी ने बिल्कुल वैसा रख लिया है या उससे मिलता जुलता रखा है, मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ऐसी एप्लीकेशन, ऐसी कंप्लेन कितने टाइम में की जानी चाहिए, बराबर से? तो याद रखिएगा ये कंप्लेन जो है वो इनकॉर्पोरेशन से या किसी कंपनी ने अपना नाम चेंज किया वहां से 3 इयर्स में की जा सकती है। 3 साल का टाइमिंग आपके पास में, उसके अंदर अंदर आप अप्लाई करिए, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी या आरडी ऑर्डर करेगा और उसके बाद में कंपनी जो है वो अपने नाम को चेंज करेगी, यानी ट्रेडमार्क या नेम को चेंज करेगी। सिंपल सा अपना पॉइंट था। तो अपना फोर्थ का सी नंबर आंसर जो है वो यहाँ पे चला गया है करेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट पे आता हूँ। Sapan and Sanjay made a name reservation application accompanied by a requisite fees to the registrar for forming a new private company. एक नया प्राइवेट कंपनी इन्होंने बनाया है और एप्लीकेशन आरओसी के पास में लगा दिया है इन्होंने नेम रजिस्ट्रेशन के लिए। द रजिस्ट्रार अकॉर्डेड इट्स अप्रूवल फॉर रिजर्वेशन ऑफ मोस्ट प्रेफर्ड नेम। नाम जो रखा है उन्होंने सपनजय सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। चलिए भाई, सपन और संजय का मिक्स हो गया, सपनजय सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। 6 जुलाई 2018 को उन्होंने नाम मतलब कंफर्म कर दिया है। इन हाउ मेनी डेज necessary document for incorporation of company must be submitted to the registrar so that the reserved name does not get lapse। यानी आपके नेम रजिस्ट्रेशन के बाद में कितने दिन में सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो भी आपके बचे हुए डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ने, आर्टिकल ने, बाकी फॉर्म्स नंबर आपको आरओसी को भेज देने चाहिए। तो सीधा सीधा प्रोविजन है बच्चों 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आरओसी के पास में पहुंच जाने चाहिए ताकि हमारा जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, नेम रजिस्ट्रेशन है, वो किसी भी तरह से लैप्स नहीं हो जाए। ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। Priyank and Priyanka got reserve a name, उन्होंने एक नेम रिजर्व कराया and thereafter a private limited company was forming। ठीक है, using the reserve name on 1st January 2018। Later on, a registered proprietor of a trademark noted that the name of this private company was same ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह identical to the trademark he had earlier got registered under Trademark Act 1999। Advice Act to latest by which date? अपना वही पॉइंट हो गया, कितने टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर के वो कंप्लेन कर सकता है, ये आपसे पूछा गया। तो ऊपर तो अपन पढ़ के आए थे 3 साल होना चाहिए। तो यहाँ से 3 इयर्स की बात करें तो 2021 की हमारी डेट आनी चाहिए। क्या डेट आनी चाहिए? 30 मई वाली डेट हमारी होनी चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं अपन, कोई ऐसी डेट अपने को यहाँ पे इन्होंने दे के रखी है आंसर में। हाँ जी बिल्कुल दे रखी है। आप लोग जानते हो अभी अभी ऊपर अपने पढ़ा था मैक्सिमम टाइमिंग आपके पास में 3 साल का होता है। तो 1 जून से अगर देखें तो 30 मई 2021 की अपनी डेट है जिसके बीच में आप एप्लीकेशन। बच्चों ये सेंट्रल गवर्नमेंट के या आरडी के ऑर्डर के कितने टाइम में आपको नाम बदलना है उस पर क्वेश्चन नहीं है।
बराबर कि आप डेज में चले गए सर 60 डेज था आंसर तो सर 30 डेज था आंसर नहीं, आप देखिएगा 3 इयर्स का हमारा टाइमिंग इसके अंदर होता है, जिसमें आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, जिसका ट्रेडमार्क है वो कंप्लेन कर सकता है 3 साल के अंदर अंदर उस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के। तो इसीलिए अपना डी नंबर आंसर जो है वो यहाँ पे परफेक्ट चला जाएगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट पे आ गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमर मेड एन एप्लीकेशन, his wife Abhilasha being other proposed subscriber and got reserve a name for incorporation of a private limited company, but the registrar of companies Delhi and Haryana much before the incorporation found that the name was applied by furnishing wrong information। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि अमर ने एक एप्लीकेशन लगाई है, हिज वाइफ अभिलाषा बीइंग अदर प्रपोज सब्सक्राइबर, वाइफ भी है उसके साथ में एक और सब्सक्राइबर है, और कंपनी का नाम वो रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं, और बट ऑब्वियस है रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, बराबर। तो अब चक्कर क्या हुआ है कि आरओसी को ये लग रहा है कि जो एप्लीकेशन आपने लगाई वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ में लगाई है। तो जब इस तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो क्या होना चाहिए आप लोगों को पता है, पेनल्टी वाला पॉइंट भी, the reserve name shall be cancelled by the ROC because the name was applied by furnishing wrong information, बराबर। और जिस बंदे ने वो एप्लीकेशन लगाई है, सर अभिलाषा को क्यों नहीं, नहीं जिसने वो एप्लीकेशन लगाई है वो यहाँ पे लायबल होता है, कितनी 1 लाख की पेनल्टी है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन में आपको कहा गया है। सेकेंड ऑप्शन के अंदर बोला है द रिजर्व नेम आफ्टर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम अमर, द रिजर्व नेम आफ्टर सीकिंग एक्सप्लेनेशन फ्रॉम अमर and after he pays penalty 1 lakh shall be allotted। सवाल ही नहीं है, allotted का तो सवाल ही नहीं हुआ है ना। रिजर्व नेम कैंसिल हो जाएगा बट पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, और फोर्थ डी ऑप्शन अपना कहता है कि कैंसिलेशन की जगह पे उनको डिबार्ट कर दिया जाए, सवाल ही नहीं है। नेम कैंसिल होगा, साथ के अंदर पेनल्टी भी लगने वाली है, तो ए ऑप्शन आपको इसमें ध्यान में रखना है, बहुत क्लियर कट मैटर है। चलिए जी नेक्स्ट पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, सेवन हॉस्पिटलिटी लिमिटेड कंपनी है, was incorporated 2013 के अंदर, ये हमारी इनकॉर्पोरेट होती है, सॉरी 2018 में इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी लॉ की बात पे आ गया मैं, 2013 का तो हमारा एक्ट है, बराबर। जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2018 सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव एन एप्लीकेशन, अच्छा इनकॉर्पोरेट तो 2013 में हुई है भाई, मैंने मिक्स कर दिया इस पॉइंट को, 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है, सही था मैं। 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एक एप्लीकेशन आती है जहां पे मिस्टर को एक्स है, प्रोप्राइटर है, who has registered trademark of the word 7। ओहो साहब, इनके पास में ऑलरेडी 7 नाम से ट्रेडमार्क है, और यहाँ कंपनी भी ट्रेडमार्क यही यूज कर रही है। तो अभी आपसे पूछा गया कि भाई बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट का इस मैटर के अंदर क्या एक्शन होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा है। तो क्या करें अपन, क्या करें क्या करें, 3 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन आती तो हम कुछ सोच सकते थे। तो 13 है, 14 से 15 से 16 तक आप आ जाते, 18 में आप आए तो सर अब कुछ नहीं हो सकता है, तुसी जाओ, अभी कुछ नहीं होने वाला है। तो बट ऑब्वियस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इससे करने वाला है क्या, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट आस्क टू टेक परमिशन फ्रॉम रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं भाई, डिनाई कर देगा, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन अपना करेक्ट जाएगा, मना कर देगा भैया कि अब कुछ नहीं हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड यही होगा कि टाइम आपके हाथ से जा चुका है, आपका समय समाप्त हो चुका है अब, बराबर। ऐसा ऐसा डायलॉग देना पड़ेगा, और कोई अपने पास में ऑप्शन नहीं बचेगा, ध्यान रखोगे। नाउ नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं, 9th नंबर क्या है। Vijay and Sanjay made a name reservation application accompanied by requisite fee to the registrar, forming a new private company. The registrar accorded its approval for reservation of most preferred name। अच्छा, ये तो ऊपर जो अपने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है ना। यहाँ विनंजय हो गया, विनंजय हो गया भाई, विनंजय हो गया के नाम से उन्होंने कर दिया 7 जुलाई को, और इस बार बस डेट में आ गया। अब आप देखिएगा ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट डेज में हो गया, अक्सर 20 डेज में करना है, इधर हमने आपको क्वेश्चन बना दिया डेट के ऊपर, 7 जुलाई को नेम अप्रूव हुआ है, बताइए कौन सी डेट तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने चाहिए ताकि लैप्स नहीं हो जाए, 20 दिन तो आपको पता ही है। तो यहाँ से आपके 20 डेज कब होते हैं, 7 से 27 हमारे सामने, बहुत क्लियर कट मैटर हो गया, बी ऑप्शन अपना चला जाएगा। तो वैसा ही क्वेश्चन इस तरह से आ गया, ठीक है। चलिए जी, हाँ, अकॉर्डिंग सेक्शन 268 हु इज नॉट अ प्रमोटर, हाँ जी, हाउ डू, मेरे ख्याल से यहाँ सेक्शन आई थिंक क्वेश्चन के अंदर रॉन्ग आ गया है, 69 होना चाहिए था। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर भी, क्या क्वेश्चन के अंदर चक्कर क्या है, ठीक है। हाँ 269 ही होना चाहिए, क्योंकि 268 तो हमारा प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन हो जाएगा, हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन अ पर्सन और आइडेंटिफाई कंपनीज इन एनुअल रिटर्न, ये तो होता है, जिसका कंट्रोल हो वो भी होता है, प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला बंदा नहीं होता है भाई। जो बंदा अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो नहीं बनता है प्रमोटर,
तो सी ऑप्शन जो है वो अपना एकदम करेक्ट चला जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, फिर उसके बाद में आया अपना 11 पॉइंट है, बहुत सीधा सीधा सा है कि द वर्ड बैंक के एक्सचेंज अगर आपको यूज करना है कंपनी के नाम के साथ में, तो सेबी से लिया गया आपको क्या लाना पड़ेगा। बच्चों अपने पढ़ा हुआ है, ये सेम क्वेश्चन आया था, बस वहां सेबी गायब था। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो इसके अंदर देना पड़ेगा, एनओसी जिसको अपन बोलते हैं वो देनी पड़ेगी यहाँ पे, तो बिल्कुल वो आंसर हो जाएगा। फिर हमने अगला क्वेश्चन कहा, एनी इंडिविजुअल हु इंटेंड टू बी ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी विल हैव टू मैंडेटरी अप्लाई फॉर, सबको पता है डायरेक्टर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा डिन, जिसका फुल फॉर्म हो गया डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। बराबर है, बहुत सही है एकदम, कोई टेंशन नहीं मेरे ख्याल से, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर अ कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन suppressing any material fact or information in any of the document or declaration filed or made for incorporating such company or by any fraudulent action। हाँ, मतलब इतना बड़ा प्रोविजन लॉ बनाता है जहां पे आप सांस भी नहीं ले सकते, बीच में ब्रेथलेस प्रोविजन हो गया, यहां आकर के इन्होंने कॉमा लगाया है। यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, झूठी इंफॉर्मेशन से मटेरियल फैक्ट को छुपा करके डिक्लेरेशन प्रॉपर नहीं करी, फ्रॉड किया, जो कुछ भी किया, ट्रिब्यूनल में ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट सिचुएशन सो वारंट, तो क्या ट्रिब्यूनल यहाँ पे एक्शन ले सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो हमने कहा मेंबर्स की लाइब्रेरी को अनलिमिटेड कर देगा सर, बिल्कुल कर सकता है। नेम कंपनी का रिमूवल के लिए बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है, बोले तो एनी ऑफ दी अबव, किसी भी तरह का ऑर्डर यहाँ से दिया जा सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, हाँ, अकॉर्डिंग सेक्शन 3 ये इतने क्वेश्चन अपन ने कर लिए। कंपनी को यस, हाउ मेनी टाइम कंपनी के रन बिजनेस रिड्यूस मेंबर के साथ में 6 महीने से ज्यादा आप नहीं चला सकते हो, मतलब 6 महीने तो चला सकते हो, उससे ज्यादा आपको परमिसिबल नहीं है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, फिर हमारे पास में आया ओमनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेट 1 जुलाई को है, और इसको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो 15 दिन के अंदर स्टैब्लिश कर लेना चाहिए होता है, अपना सीधा सीधा सा प्रोविजन है, बराबर। तो 1 जुलाई 19 को अगर है तो इट हैज टू एस्टैब्लिश इस रजिस्टर्ड ऑफिस ऑन और बिफोर, 15 दिन का टाइमिंग अगर अपन बोले तो 16 ऑफ जुलाई हमारे पास में सीधा सीधा सा आंसर हो गया। 1 तारीख से 15 तारीख, 15 दिन अपन ले सकते हैं, इसमें आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए। ये सीधा प्रोविजन हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए जी, तो बच्चे लोगों, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का छोटा आंसर्स भी यहाँ पे है, सारे हमने कर ही लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारा छोटा सा चैप्टर है, चांसेस क्वेश्चंस के हो सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन सेट निकाले हैं उसमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी कवर अप हैं, तो आप उसको ढंग से देख करके जाएं। छोटा सा हमारा पर्पस ये है कि आप फटाफट साथ में रिवीजन करते जाएं, क्वेश्चंस को करते जाएं। तो यहाँ आकर के आज का हमारा पार्ट खत्म होता है, जल्दी ही आगे के चैप्टर्स के ऊपर हम लोग बात स्टार्ट करेंगे, बराबर। अच्छा, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई किसी 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 टॉपिक के ऊपर कोई रिवीजन वीडियो बना दिया जाए, कोई फास्ट ट्रैक वीडियो बना दिया जाए, पूरा नहीं, फास्ट ट्रैक वाला, रिवीजन वाला, टाइम अभी हमारे पास में कम है, क्या कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बनाया जाए, लॉ से रिलेटेड अगर कुछ है तो जरूर आप मुझे यहाँ पे बताएंगे, कमेंट के अंदर आप बता सकते हैं कि आप किस चीज के ऊपर चाहते हैं कि एक वीडियो जो है वो मैं बना दूं आप लोगों के लिए, तो मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब सारा पढ़ता रहिए और ध्यान रखिए अपना अपने अपनों का, बराबर। बारिश का मौसम है, एंजॉय करिए, लेकिन सावधानी के साथ में, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। चलिए बच्चे लोगों, ओके, ऑल द बेस्ट, फिर मुलाकात होती है, बाय बाय।